वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है बीए एंड बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कंसेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड क्या है। तभी अगर आपको कंसेप्ट ऑफ डिमांड क्लियर होगा तभी आपको लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मांग का नियम। इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या हम कह सकते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है अन्य बातें समान रहने पर जब कोई भी कमोडिटी जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, उसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि जब मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है, पहले वो कमोडिटी 10 रुपये की है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, 100 रुपये हम परचेज़ कर रहे हैं। जैसे ही उसकी प्राइस कम हो गई, 10 से कम होकर 9 हो गई, तो हमने उसकी क्वांटिटी भी क्या कर दी, बढ़ा दी। यानी कि पहले हम 10 रुपये में 100 यूनिट परचेज़ कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही उसकी प्राइस कम हो गई, यानी कि 10 से कम होकर 9 हो गई, तो हम उसकी यूनिट को बढ़ा देंगे। यानी कि अब हम 150 जो यूनिट है उसकी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम परचेज़ कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें शो करता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, उसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आता है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या अजम्पशंस होती हैं, क्या क्या उसकी मान्यताएं होती हैं। सबसे पहले अब जो इसके हम अजम्पशंस पढ़ेंगे ना, अजम्पशंस का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। तो वो जो अन्य बातें समान रहने पर हमने वर्ड बोला, तो अन्य बातें वो समान कौन सी हैं, वो अपनी है अजम्पशंस। यानी कि जो हम अजम्पशंस लेकर चलेंगे ना, वही हमारी अन्य बातें समान रहने पर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम ये अज्यूम करके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर आपको मिलेगा कि रिलेटेड गुड्स कौन सी हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। रिलेटेड गुड्स होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये कहता है कि सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट में और उसके प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और फोर्थ पॉइंट कहता है द कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी नियर फ्यूचर। यानी कि कंज्यूमर ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ रहा है या चेंज आएगा। कंज्यूमर इस बारे में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो ये अपनी आती है असम्पशंस किसकी, लॉ ऑफ डिमांड। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स से पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का क्या मतलब है, तो उसका मतलब यही है जो आपकी अजम्पशंस है ना, यानी कि जब ये सब बातें समान रहेंगी, जब हमारी अजम्पशन फुलफिल होगी, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है अब डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है। डिमांड कर्व का स्लोप होता है भाई डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट। यानी डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि डिमांड कर्व जो है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। तो उसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, जब हम किसी भी गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो एक स्टेज, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि उससे मिलने वाली जो
यूटिलिटी होती है वो हमारी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि यूटिलिटी क्या है। आप 12th क्लास में इस बात को पढ़कर आए हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, यानी किसी भी वस्तु का उपभोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो होती है अपनी यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब किसी भी गुड्स का जब हम ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है ना वो हमारी कम होती जाती है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको जोरों की भूख लगी है और आप खाना खाने बैठे हैं। सबसे पहले आपने एक चपाती खाई, तो एक चपाती को खाकर जो आपको संतुष्टि मिली, जो आपको यूटिलिटी मिली, वो बिल्कुल अलग होगी। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने दूसरी चपाती खाई, तो दूसरी चपाती जैसे आपने खाई तो उसको खाने के बाद जो आपको संतुष्टि मिली है वो पहली चपाती खाने से थोड़ी कम मिली है। उसके बाद जैसे ही आपने तीसरी चपाती खाई तो अब आपको ये हुआ कि हाँ ठीक है, अब आपका पेट भर गया, यानी कि उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो आपकी अब क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट अपने पास आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? इनकम इफेक्ट का यहाँ पे मतलब ये होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की, आपको पता है कि कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो किसी भी गुड्स की प्राइस, कोई भी गुड्स है उसकी प्राइस की क्वांटिटी को अफेक्ट करती है। यानी कि आपको पता है जैसे मान लो कोई भी कंज्यूमर है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है कि वो डिमांड भी बढ़ाएगा, और अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो डिमांड कम कर देगा। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी है उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, कोई उसकी प्राइस अगर बढ़ गई तो ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी। यानी मान लीजिए अगर कोई भी कम्युनिटी अगर उसकी प्राइस बढ़ गई लेकिन कंज्यूमर की इनकम तो नहीं बढ़ी, तो उससे क्या होगा, वो इफेक्ट किसके ऊपर डालेगा, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर इफेक्ट इसका डलता है। नेक्स्ट आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी कि वो गुड्स जिसको हम एक से दूसरी जगह पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वो होती है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी की प्राइस का दूसरी कम्युनिटी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट अपने पास आता है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट यूजेस का मतलब होता है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनका एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि मिल्क। अब आपको पता है कि मिल्क का यूज़ हम पीने में भी करते हैं, कर्ड यानी कि दही जमाने में भी इसका यूज़ होता है, चीज़ में भी इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए अगर दूध की प्राइस बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर दूध की प्राइस बढ़ गई तो उससे जो रिलेटेड सभी गुड्स होंगे उनकी प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आपको पता है। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है फिर वो क्या करेगा, उस मिल्क का वो यूज़ केवल पीने के लिए करेगा क्योंकि वो उसकी बेसिक नीड है, ड्रिंक के लिए करेगा। इसके अलावा उसको दूध को ड्रिंक करने के लिए यानी दूध को पीने के लिए करेगा उस मिल्क दूध का यूज़ वो, फिर वो उसके लिए फिर वो उसका यूज़ दही के रूप में या किसी अन्य जो भी वो यूज़ कर रहा है उसके रूप में उसका यूज़ वो नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप का जो साइज होता है ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उसके डिमांड कर्व के ऊपर। अगर देखो आपको पता है अगर कोई भी गुड है अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, यानी कि अगर कंज्यूमर्स की साइज यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कॉमन सी बात है कि गुड्स की डिमांड ही बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, अपनी कम होगी। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, जहाँ पे अपना लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, अप्लाई नहीं होता, यानी कि जहाँ पे कोई भी कम्युनिटी है उसकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशन नहीं होता। क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। सबसे पहले इसके अंदर अपने पास आता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस यानी वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, लग्जरी कार्स हो गई, यानी कि जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डायमंड्स हो गए, ठीक है। यानी कि आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस का मतलब होते हैं जो प्रतिष्ठावान वस्तुएं होती हैं, यानी कि जिनकी एक अपनी कीमत होती है। डायमंड हो गया, इसकी अपनी कीमत है। तो ये माना जाता है कि अगर इन गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। हमारे माइंड में एक बात सेट हो जाती है कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा महंगी होगी इसका मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जहाँ पे वेबलन गुड्स की बात आ जाती है, आर्टिकल्स और डिस्टिंक्शंस की बात आ जाती है, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता।
नेक्स्ट अपने पास आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के यहाँ पे मतलब क्या होता है कि कई बार जो लोग होते हैं अज्ञानता, यानी कि लोगों को कई बार नहीं पता होता कि कौन सी गुड्स कैसी हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, पुअर जजमेंट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी है, अगर उसकी कोई भी कम्युनिटी है, अगर उसकी प्राइस कम है तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसकी प्राइस कम है तो इसका मतलब ये लो क्वालिटी की है, ठीक है। और जिसकी प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब वो हाई क्वालिटी की है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो कई बार इग्नोरेंस की वजह से भी क्या होता है कि कई बार इग्नोरेंस की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्राइस किसी भी, गिवन गुड्स का मतलब होता है जो पॉजिटिव इफेक्ट को दिखाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं। गिवन गुड्स में क्या होता है, जैसे गिवन गुड्स का मतलब होता है जो घटिया वस्तुएं होती है, जैसे बाजरा, ठीक है, जिसका यूज़ हम डेली यूज़ में नहीं करते। तो इसमें क्या होता है कि अगर इनकी प्राइस बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, इसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। यानी कि ये मेनली जो होता है ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, गिवन गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। फिर वो घटिया वस्तु क्यों लेगा जब उसकी इनकम बढ़ गई। और जब उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो क्या करता है, गिवन गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। तो इसलिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। और फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। यानी कि कई बार फ्यूचर के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कोई भी कम्युनिटी है उसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। हम ये मानकर चलते हैं कि मान लो कोई भी कम्युनिटी है उसकी प्राइस बढ़ गई तो हम ये सोचते हैं कि उसकी हो सकता है डिमांड भी बढ़ जाए, ठीक है, इन फ्यूचर। या कोई भी कम्युनिटी उसकी प्राइस अगर कम हो गई तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है उसकी डिमांड भी कम हो जाए। तो ये कुछ 4-5 अपने पास 4 एक्सेप्शंस केसेस होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई अपना नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।